अप्रैल 6, 2026 रात के 8:25 चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है कलपक्कम। इस शहर के कंट्रोल रूम में कई साइंटिस्ट मौजूद हैं। इस कमरे में एक आदमी डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी हैं, वो इस प्रोजेक्ट पर कई दशकों से काम कर रहे हैं। सभी की आंखें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर हैं। सडनली इन इंस्ट्रूमेंट्स पर नंबर चेंज हो जाते हैं। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मशीन्स मानो अब काम करने लगी है। And in a landmark development, the country's most advanced atomic reactor, the prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, has attained criticality. अब आपको ये कोई बड़ी हेडलाइन लगेगी नहीं। इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। तो क्या मूवीज में क्रिटिकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो मानो एक्सप्लोड करने वाली हो, यानी कि बैड न्यूज। पर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज। इसका मतलब कि रिएक्टर एक मानो परफेक्शन या फिर स्टेबल बैलेंस की स्टेट तक पहुंच गई है, जहां चेन रिएक्शन अपने आप को सस्टेन कर रहा है बिना किसी की हेल्प से। कुछ ही घंटों में फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अनिल काकोडकर ट्विटर पर एक पोस्ट डालते हैं। Today is a historic day. India has entered second stage of a three-stage nuclear power program with the achievement of criticality of PFBR. इस रिएक्टर को 20 से ज्यादा साल लगे बनने में। ये होना था रेडी 2010 में, पर 16 साल और लगे। 3300 करोड़ का जो बजट था वो 8000 करोड़ भी पार कर गया। जहाँ हमारा देश स्ट्रगल कर रहा था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, दूसरे देशों की तो हालत और भी खस्ता थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना ब्रीडर प्रोग्राम बंद कर दिया, फिर जर्मनी ने किया, फिर जापान और फिर फ्रांस। बट इंडिया डिडंट वॉक अवे, क्योंकि इंडिया के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा थे। ये बस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं था, ये प्रोजेक्ट था एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए। अगले 200 साल तक क्या हमारे देश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा हमारी एनर्जी के लिए। इफ दिस प्रोजेक्ट सक्सीड्स, हमें कोई इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं होगी, ना रशिया पर डिपेंडेंस होगी, ना सऊदी अरेबिया पर। तो इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम अगले 500 साल तक अपनी पावर खुद बना पाएंगे। अब सवाल ये कि इंडिया ने कैसे अचीव किया व्हेन अदर कंट्रीज गिव अप, और इस चीज़ के लिए हमें 70 साल पहले जाना है। और ये कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी, एक प्रॉब्लम और एक 3 स्टेज के प्लान से, जो इतना लॉन्ग टर्म था कि जिस आदमी ने प्लान बनाया उनका मानना था कि वो जिंदा ही नहीं रहेंगे इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर, जिसकी याद लोगों को तभी आती है जब उनके साथ बुरा होता है। हम इन्वेस्टमेंट्स और अर्निंग्स पर फोकस करते हैं, लेकिन इमरजेंसीज के लिए प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं। What if there's an unexpected medical situation that you have to go through? एक्सीडेंट हो, सर्जरी या फिर एक सडन इलनेस। क्या हमारे पास इतनी सेविंग्स है कि अगर एक अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल आ गया, we can cover it? एक हॉस्पिटल बिल भरने में कई बार लोगों की कई सालों की सेविंग चली जाती है, और इसीलिए फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। महीने के 700-900 रुपए के जरिए आप अपने फैमिली के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को 10 से 20 लाख तक कवर कर पाओगे। इसमें क्रिटिकल इलनेस भी कवर होती है और सेविंग सेफ रहती है। और अभी अच्छा टाइम है क्योंकि सरकार ने 18% GST था वो हेल्थ इंश्योरेंस से हटा दिया है, तो आपको इमीडिएट 18% का फायदा मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन 25 से ज्यादा कंपनीज है, हजारों प्लान्स हैं। विच प्लान इज द बेस्ट फॉर यू? और इधर डिट्टो इंश्योरेंस आपकी मदद कर सकता है, विच इज द ज़ीरोधा बैक कंपनी। आपका पर्सनल इंश्योरेंस गाइड, कंसल्टेशन, कॉल्स या फिर क्लेम सपोर्ट, ये सब आपको मिलेगा। क्लेम डिनाई हो जाए तो डिट्टो आपके लिए पेपर वर्क भी हैंडल करता है, वो भी 24/7, और स्पैम कॉल्स बिल्कुल नहीं है। तो आप अपनी कन्वीनियंस से बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर आजादी के साथ हमें बिजली नहीं मिली, ना फैक्ट्रीज, ना रेलवेज, ना वो शहर जिनके पास साफ पानी था। हमारे देश में थे 35 करोड़ लोग, जिनमें से ज्यादातर बेहद गरीब थे। और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था नई सरकार के लिए, वो था कि हम अपने लोगों को बिजली कैसे देंगे। इस समय हमारे देश की पूरी जनरेशन कैपेसिटी करीब 1400 मेगावाट की थी। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, आज एक अकेले पावर प्लांट की कैपेसिटी 1400 मेगावाट से ज्यादा हो सकती है। रूरल इंडिया की बात करें तो उधर तो कोई जनरेशन थी ही नहीं, ना कोई पावर लाइन से और ना कोई ग्रिड। इसीलिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था
कि एक अर्जेंट प्रॉब्लम है जिसको हमें सुलझाना होगा। जो इमीडिएट सोल्यूशन था हमारे देश के पास वो था कोयला। बंगाल और बिहार में हमारे देश में कोल के कई डिपॉजिट से, पर कोल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना बिना किसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ही महंगा था। ऐसी सप्लाई चेन को बनाने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। हाइड्रो पावर भी एक ऑप्शन था, इसलिए प्रधानमंत्री नेहरू ने देश के डैम्स को मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स का दर्जा दिया। पर हाइड्रो सीजनल है और इसकी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारे देश में। और सरकार एक चीज को बहुत क्लियरली जानती है कि हमारा देश डेवलप नहीं हो पाएगा बिना बिजली के। पर देश की आज़ादी के बस 2 साल पहले एक ऐसा कारनामा हुआ था जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा। 3 दिन बाद जापान के शहर नागासाकी में एक दूसरा बॉम्ब गिरा। पूरी दुनिया में एक कहर मच गया। पर साइंटिफिक कम्युनिटी में एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर एटम्स को स्प्लिट करके इतनी ज्यादा एनर्जी निकल सकती है तो क्या सेम एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते? लुईस स्ट्रॉस, जो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी कि न्यूक्लियर एनर्जी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीमली चीप। प्रधानमंत्री नेहरू भी ग्लोबल न्यूक्लियर रेस को बहुत बारीकी से समझ रहे थे और 6 अप्रैल 1948 आज़ादी के करीब 1 साल बाद वो पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने एटॉमिक एनर्जी बिल इंट्रोड्यूस किया। We must develop atomic energy for peaceful purposes. We dare not fall behind in the developments in this vital field. उसी साल देश का एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। ये कमीशन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के अंडर और ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर। पर एक चीज है जिसके बारे में शायद कई लोगों ने रियलाइज नहीं किया। अगर इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनानी है तो हमें यूरेनियम की जरूरत होगी। यूरेनियम बहुत रेयर मटेरियल्स में से एक है जो बहुत इजीली स्प्लिट हो जाता है। जब एक रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एटम स्प्लिट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये हीट फिर हम यूज़ कर सकते हैं पानी को बॉईल करने में ताकि स्टीम बने, और ये स्टीम फिर हम यूज़ करते हैं टर्बाइंस को स्पिन करने में। जैसे ये टर्बाइंस हाई स्पीड पे स्पिन होते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है। और प्रधानमंत्री नेहरू और देश के साइंटिस्ट का मानना था कि इसी बिजली से हमारा देश डेवलप हुआ। तो जब ये नया एनर्जी कमीशन बना, उनका एक ऑब्जेक्टिव था देश की जियोलॉजिकल रिसोर्सेज को छानने का, ताकि पता तो चले हमें कि देश में यूरेनियम कितना है। जो रिजल्ट्स आते हैं आज़ादी के कुछ सालों बाद, दे आर प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। हमें पता चलता है कि इंडिया के पास इतना यूरेनियम है ही नहीं। जो डिपॉजिट्स मिले वो बहुत कम और लो क्वालिटी के निकले। पता चला कि दुनिया में जो यूरेनियम रिजर्व्स हैं उसकी 2% से कम वॉल्यूम इंडिया में है। यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें दूसरे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया ताकि इंडिया को दूसरे देशों पर डिपेंड ना होना पड़े। पर पता चलता है इस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें यूरेनियम चाहिए, जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होना ही होगा। पर जब सारे जियोलॉजिकल सर्वेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसाइट मिलती है। केरला और उड़ीसा के कोस्ट के पास आपको गोल्डन सैंड मिलेगी। इस सैंड में एक मिनरल है मोनोजाइट, और मोनोजाइट में मिला एक मेटल थोरियम। अब थोरियम मैटर करता है एक सिंपल कारण की वजह से। थोरियम एक रेयर मटेरियल है जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, और दुनिया का 25% थोरियम स्टॉक इंडिया में है, यानी कि दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक पाइल हमारे देश में है। देश में थोरियम की क्वांटिटी इतनी है कि सरकार का कहना है कि हम सेंचुरीज के लिए थोरियम को यूज कर सकते हैं हमारी पावर और इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए। पर इधर एक प्रॉब्लम आती है कि हम बस सिंपली थोरियम को यूज नहीं कर सकते एक रिएक्टर में। इस चीज से पहले हमें कई प्रोसेसेस करने होंगे। याद रहे कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए हमें एक एटम को स्प्लिट करना पड़ता है। यहाँ यूरेनियम तो बहुत आसानी से स्प्लिट हो जाता है, थोरियम नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थोरियम को हमें एक दूसरे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करना होगा जो एक्चुअली स्प्लिट कर सके। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। थोरियम को हमें एक रिएक्टर में डालना पड़ता है, एक ऐसे मटेरियल के साथ दैट इज वेरी गुड एट स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग से न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, और जब थोरियम ऐसे न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, कुछ हफ्तों में इट कन्वर्ट्स इनटू यूरेनियम 233, जो हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब सवाल है कि ऐसा रिएक्टर बनेगा कैसे।
पर फॉर्चुनेटली एक आदमी है जो इस प्रॉब्लम के बारे में कई साल से सोच रहा है। इस आदमी ने हमारे देश की जियोलॉजिकल सर्विस पढ़े, यूरेनियम की प्रॉब्लम को समझा, थोरियम की प्रेजेंस को अप्रिशिएट किया और सोचने लग गया कि हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट बनना कैसे है। इस आदमी का नाम है होमी जहांगीर भाभा। 1939 को होमी जे भाभा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इंडिया आए एक हॉलिडे पर। उधर वो थ्योरेटिकल फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे थे और यूरोप की न्यूक्लियर रिसर्च कम्युनिटी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर थे। ये एक ऐसा समय था कि क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस वन ऑफ द कूलेस्ट फील्ड्स थी साइंस में। वो कैम्ब्रिज में रिसर्च करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई और वो कैम्ब्रिज वापस नहीं जा पाए। अब ये पीरियड उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा, बट थैंकफुली उनके दिमाग में एक पिवट आया। उन्होंने देखा कि कैसे देश भर में आज़ादी की मूवमेंट चिंगारी की तरह फैल रही है। उनको एक ऐसा देश दिखा जो आज़ाद तो होगा पर उसका साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था। 1943 में उन्होंने अपने एक फैमिली फ्रेंड JRD टाटा, देश के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट को लिखा कि ये किसी भी आदमी की ड्यूटी है कि वो अपने देश के लिए ऐसे स्कूल्स बनाए जो दूसरे देशों के स्कूल्स की तरह हों। आज़ादी के 11 दिन बाद होमी भाभा को बोर्ड ऑफ रिसर्च ऑन एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू उन पर पूरी तरह विश्वास करते थे। भाभा को पूरी अथॉरिटी, फंडिंग और फ्रीडम दिया गया। उनका आंसर था एक 3 स्टेज प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में इतने साल लगेंगे कि भाभा का मानना था कि शायद इसकी कंप्लीशन वो कभी देख ही नहीं पाएंगे। इस प्रोग्राम की 3 स्टेजेस मानो एक रिले रेस की तरह है और हर स्टेज नेक्स्ट स्टेज के लिए फ्यूल प्रोड्यूस करती है। अब भाभा ने डिजाइन क्यों चूज किया, इसको समझने के लिए वील हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक साइंस। पहली स्टेज के लिए भाभा ने एक रिएक्टर बनाया, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। नेचुरल यूरेनियम जो जमीन में निकलता है उसमें 99% U-238 है और बस 1% U-235। अब U-235 एक स्पेशल एटम है जो जब एक न्यूट्रॉन से टकराता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ऐसी प्रॉपर्टी U-238 में नहीं है, इसीलिए रिएक्टर्स को कम से कम 3 से 5% U-235 चाहिए होता है। अब 1% से 3 से 5% जाने के लिए हमें एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं एनरिचमेंट। 1956 में बस 3 देश थे जो ये कर सकते थे, US, UK और सोवियत यूनियन। अब अगर भाभा ने कहा होता कि हम एक लाइट वाटर रिएक्टर बनाएंगे तो उस रिएक्टर में हमें एनरिचमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमारे देश को US, UK और सोवियत यूनियन से गिड़गिड़ाना पड़ेगा ताकि वो हमें एनरिच यूरेनियम दे सके। इसीलिए भाभा ने कहा कि हम लाइट वाटर नहीं बल्कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर चूज करेंगे, जिसमें हमें एनरिच यूरेनियम नहीं बल्कि नेचुरल यूरेनियम चाहिए होगा जो थोड़ा बहुत हमारे देश में मौजूद है। एंड इनफैक्ट द ब्यूटी अबाउट दिस फर्स्ट फेज इज कि we don't care much about uranium. Instead, we care about the byproduct. जब U-235 एटम्स U-238 से टकराते हैं तो प्लूटोनियम 239 क्रिएट होता है और यही प्लूटोनियम स्टेज 2 में काम आने वाला है। इंडिया ने अपने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स खुद बनाए। पहले रिएक्टर का नाम था अप्सरा, विच अचीव क्रिटिकलिटी ऑन 4 अगस्त 1956, जिससे इंडिया पहला एशियन देश बन गया जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट करने लगा। अब क्रिटिकलिटी एक मोमेंट होती है जिसमें एक चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। एक एटम के स्प्लिट होने के बाद न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं जिससे और एटम स्प्लिट होते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। पर याद रहे कि स्टेज 1 की एक सीलिंग है, क्योंकि हमारे देश के पास ज़्यादा नेचुरल यूरेनियम है नहीं। जो थोरियम है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता और इसीलिए हमें प्लूटोनियम की ज़रूरत है। एंड भाभा न्यू दिस वेरी वेल। आज इंडिया में 24 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं एंड सो स्टेज 1 इज कंप्लीट। सेकंड स्टेज के लिए एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चाहिए होता है। इस रिएक्टर का कोर है प्लूटोनियम जो हमें स्टेज 1 से मिला और इस प्लूटोनियम के आसपास 2 मटेरियल्स हैं, यूरेनियम 238 वो यूरेनियम का फॉर्म जो इतना वैल्यूएबल नहीं है और थोरियम जिसकी हमारे देश के पास कमी नहीं है। जब ये रिएक्टर चालू होता है तो प्लूटोनियम न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और ये न्यूट्रॉन्स सराउंडिंग मटेरियल्स यूरेनियम 238 और थोरियम के साथ कोलाइड करते हैं। इन कोलिजन्स के बाद यूरेनियम 238 प्लूटोनियम बन जाता है और थोरियम यूरेनियम 233 बन जाता है। ये दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूल्स के लिए यूज हो सकते हैं। अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि हमें U-233 बनाना है, बट स्टेज 2 इज ऑल्सो नॉट द एंड गेम।
अब सेकंड स्टेज में हमें प्लूटोनियम की जरूरत थी U-233 बनाने के लिए, पर इंडिया के पास ज्यादा प्लूटोनियम नहीं है, इसीलिए हमें तीसरे रिएक्टर की जरूरत है। ये रिएक्टर U-233 यूज करता है जो बना सेकंड स्टेज में, और हमारे स्टेज 3 के रिएक्टर्स U-233 यूज करते हैं ऑलमोस्ट चिंगारी की तरह। पर याद है कि जब भाभा ने प्रोग्राम बनाया था, उनको पता था कि हम थोरियम अकेले यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट डजंट स्प्लिट। इंस्टेड हमें थोरियम के साथ एक ऐसे एटम को कंबाइन करना होगा which splits easily, that is U-233। तो जब आप U-233 को थोरियम के साथ कंबाइन करते हो, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है which becomes self sustaining। तो स्टेज 1 से हमें प्लूटोनियम मिलता है, स्टेज 2 में हम यही प्लूटोनियम यूज करते हैं U-233 बनाने के लिए। हम इस U-233 को कंबाइन करते हैं थोरियम के साथ ताकि हमें इन्फिनिट एनर्जी मिले। तो ये भाभा का ग्रैंड प्लान था। अब ये सच होगा भी या नहीं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाभा को पता था that he would not live to see this। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 स्विस एल्प्स में मॉन्ट ब्लांक के पास क्रैश कर जाती है। इस प्लेन में है होमी भाभा। 56 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। अब ये क्रैश क्यों हुआ ये कभी भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुआ है। इंस्टेड कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर आई हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली भाभा कुड नॉट सी द सक्सेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूचर। अब इंडिया के पास इस प्लान का ब्लूप्रिंट है, इंस्टीट्यूशंस है और कई ट्रेन्ड साइंटिस्ट हैं, पर उनके जैसा कोई विजनरी नहीं है। जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था, जो दूसरे देश हैं वो भी रियलाइज कर रहे थे कि भाभा का कंक्लूजन सही है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन और जापान सब के सब अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में पैसा डालने लग गए। वही रिएक्टर जिस पर फोकस होमी भाभा ने डाला था। ये सभी देशों ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया कि ये रिएक्टर्स ही एनर्जी का फ्यूचर होंगे। तो एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि एक रिएक्टर में हमें हीट बाहर निकालनी होती है किसी तरह, बिकॉज अदरवाइज देयर इज अ बिग रिस्क। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे बड़ा रिस्क होता है ओवर हीटिंग का। ऐसा ही हुआ था चेरनोबिल और फुकुशिमा में। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हम पानी यूज कर सकते हैं ताकि हीट अब्सॉर्ब हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन से टकराता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर ठंडा तो हो जाएगा पर बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसी वजह से न्यूक्लियर इंजीनियर्स पानी को नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं। अब ऑन पेपर लिक्विड सोडियम इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट प्रैक्टिकली लिक्विड सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मटेरियल्स एवर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर लिक्विड सोडियम हवा को छू जाए तो उसमें आग लग जाती है, अगर पानी से छू जाए तो वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो अगर आपको हजारों लीटर का लिक्विड सोडियम चाहिए जो एक रिएक्टर में पंप किया जाए तो रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि एक भी बूंद इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और ऐसा एक भयानक एक्सीडेंट हमें जापान में देखने को मिला। जापान ने अपना रिएक्टर बनाया, इसका नाम था मोजू। ये रिएक्टर जापान की एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा सिंबल था। एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो 280 मेगावाट की बिजली बना सकता है। 1985 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1994 में दिस रिएक्टर अचीव्ड क्रिटिकलिटी, यानी कि एक सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। 1995 आते आते ये रिएक्टर बिजली भी पैदा करने लग गया। ये प्रोग्राम ऑन ट्रैक था एंड जापान वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। फिर दिसंबर 8, 1995 की शाम को एक टेम्परेचर अलार्म बजा। उनके रिएक्टर में एक इंस्ट्रूमेंट था, थर्मोकपल, और इस इंस्ट्रूमेंट में एक डिजाइन फ्लॉ था। इस इंस्ट्रूमेंट की शेप गलत थी उस स्पीड को मैच करने के लिए जिससे सोडियम इसके अंदर फ्लो कर रहा था। 1000 घंटों के ऑपरेशन के बाद सोडियम की फ्लो की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट क्रैक हो गया और लिक्विड सोडियम लीक होने लगा। करीब 650 किलोग्राम सोडियम का लीक हो गया। जैसे ही सोडियम का हवा के साथ रिएक्शन हुआ, इमीडिएटली आग लगी। पूरे कमरे में कहर मच गया। पर फेलियर को ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट करने की बजाय उन्होंने फुटेज को ही एडिट करने की कोशिश करी। जैसे ही एडिटिंग की खबर बाहर आई, जापानीज पब्लिक चिल्लाने लग गई, क्योंकि ये बस एक टेक्निकल फेलियर नहीं था बल्कि ये मानो चीटिंग थी पब्लिक के साथ। इसीलिए पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। लोगों के बीच एक एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि हमें मोजू का रिएक्टर तो छोड़ो,
देश में कोई भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं चाहिए। ऑपरेशनल लाइफ के दौरान मौजू रिएक्टर ने बिजली लेस देन 1 घंटे प्रोड्यूस करी। अब खुद इमेजिन करो, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए एंड फॉर लेस देन 1 आवर इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा नहीं है कि जापान में कोई यूनिक चीज हुई, दूसरे देशों में भी ऐसे ही हो रहा था। यूके में करीब 40 सोडियम लीक्स हुए थे उनके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। फ्रांस का सुपर फिनिक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट ब्रीडर था, वो ज्यादातर टाइम बंद ही रहता था किसी ना किसी कारण की वजह से। रशिया इकलौता एक्सेप्शन है। रशिया का जो BN600 रिएक्टर था उसमें करीब 12 सोडियम लीक्स हुए और उन्होंने इस चीज को बंद नहीं किया। वो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करना चाहते थे पैसा कमाने के लिए, जिसकी वजह से उनको एक डोमेस्टिक एनर्जी सोर्स भी चाहिए थी। तो चाहे आग जली हो, लीक्स हुई हो, पर ये रिएक्टर ऑपरेशनल रहा। इंडिया और रशिया की पोजीशन में ज्यादा अंतर नहीं था। इंडिया के पास भी ऐसी प्रॉब्लम थी कि हमें एक डोमेस्टिक एनर्जी सोर्स चाहिए, पर हमारे लिए तो स्टेक्स तो और भी ज्यादा है। जापान की कैंसिलेशन के बाद वो यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर कजाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते थे। जापान के पास पैसा था, एलाइज थे और ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेस थी। फ्रांस और यूएस भी ऐसा कुछ कर सकते थे, पर इंडिया के पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है। हमारे यूरेनियम डिपॉजिट्स भी कम थे और लो क्वालिटी के थे। अब इंडिया आज रशिया, कजाकिस्तान, फ्रांस और कनाडा से यूरेनियम इंपोर्ट तो करता है, पर जो देश यूरेनियम सप्लाई करते हैं उनको पता है कि उनके पास नेगोशिएटिंग पावर है। और इसीलिए यूरेनियम की बजाय इंडिया चाहता है कि हम दुनिया के लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व को यूज़ करें जो आपको देश के बीचेस में मिलेंगे। क्विटिंग ऑप्शन था ही नहीं, सो इंडिया जस्ट केप्ट बिल्डिंग। कलपक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 2004 में। टारगेटेड कंप्लीशन थी 2010 और बजट था 3500 करोड़ रुपए। देश के प्रेशराइज हैवी बेस रिएक्टर से हमने स्टेज 1 कंप्लीट कर ली और अभी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना के स्टेज 2। इस साइट में कई इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट कई सालों से इसी जगह काम कर रहे हैं। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1980 से इधर ही ऑपरेशनल है और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च भी। एंड इंडियन साइंटिस्ट वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर 30 years. And during these 30 years, there were several major challenges. 26 दिसंबर 2004 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद ही एक सुनामी आती है तमिलनाडु के कोस्ट पर। इस सुनामी की वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन साइट में पानी भर जाता है और काम बंद हो जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट सोचने लग गए कि हाउ डू वी बिल्ड अ रिएक्टर दैट कैन आल्सो विथस्टैंड अ सुनामी। अगले 22 सालों के दौरान ऐसी कई प्रॉब्लम्स आई। जैसी एक प्रॉब्लम थी कि एक बड़े से सिलेंड्रिकल वेसल में हमें एक सिलेंड्रिकल छत लगानी थी जिसका वजन हजारों टन में था। इस छत को बहुत बारीकी से लोअर करना होगा। 1-8 मिलीमीटर इधर उधर हो गई और सील फेल कर गया तो लिक्विड सोडियम वही कहर मचा सकता है जो उसने जापान में मचाया। अब इस चीज को करने के लिए दुनिया में कोई टूल्स ही नहीं थे क्योंकि ये किसी ने सक्सेसफुली किया ही नहीं है। इंडियन इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सालों लगाए, which to you and me might seem like a very small problem. प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन इंजीनियर्स को इन सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ते। वो किसी को कॉल नहीं कर सकते थे, या तो उन्होंने अपने प्रोग्राम बंद कर दिए या फिर वो सीक्रेट्स शेयर नहीं करना चाहते इंडिया के साथ। और इसके लिए एक पॉलिटिकल रीजन भी है। इंडिया ने कभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियर ग्लोबल सप्लाई चेन में हम भाग ले ही नहीं सकते, ना कोई कंपोनेंट्स ना कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और इसीलिए 2024 में इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी ने पार्लियामेंट को कहा था कि डिलेज हो रहे हैं क्योंकि हम कई फर्स्ट ऑफ अ काइंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें अभी पता नहीं है। हर आंसर को एक्सपेरिमेंट्स, फेलियर और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ सॉल्व करना पड़ा। इसी वजह से बजट भी बढ़ता रहा। 3500 करोड़ से बजट 8000 करोड़ पार कर गया। डेडलाइन पहले 2010 थी, फिर 12, फिर 15, फिर 17, फिर 20, फिर 22, फिर 24 और फाइनली 2026। It's a huge moment in India's nuclear journey. The indigenously developed fast breeder at Kalapakkam in Tamil Nadu has successfully achieved first criticality. पर ये सारी दिक्कतें सॉल्व करी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे भाविनी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे IGCAR ने। And apart from these government companies, there was a big role played by private players too. जैसे वो कंपोनेंट जो रिएक्टर के फिजिकल सेंटर में बना है, वो फ्लोर वो किसी सरकारी लैब या फिर फॉरेन कंपनी ने नहीं बनाया, बल्कि बनाया MTAR टेक्नोलॉजीज ने जो हैदराबाद में बेस्ड है।
उन्होंने एक कॉम्पोनेंट बनाया जिसको बोला जाता है ग्रिड प्लेट। 8 मीटर उसकी चौड़ाई है और 80 टन का स्टील यूज किया है। इस कॉम्पोनेंट की बारीकी 0.1 मिलीमीटर से कम की होनी चाहिए, जो हमारे बालों की विड्थ से भी कम है। इसको बनाने के लिए MTAR ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो पूरे देश में मौजूद नहीं है। अनिल काकोडकर, इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फॉर्मर हेड, ने प्रेस इंटरैक्शन में बात करी। उन्होंने कहा कि रशिया के बाद इंडिया एक इकलौता देश है दुनिया में जिसने इतना बड़ा फास्ट रिएक्टर ऑपरेट किया। एक US बेस्ड न्यूक्लियर इंजीनियर जिनका नाम निक टूरान है, उन्होंने कहा कि ये एक हाईटेक और पावरफुल रिएक्टर है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो न्यूक्लियर फिजन का अल्टीमेट गोल है और इंडिया ने ये अचीव किया बिना किसी की मदद से। पर वन थिंग दैट वी शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट अबाउट इज कि क्रिटिकलिटी इज नॉट इनफ। अब सेकंड से जो थर्ड स्टेज है उसमें बहुत बड़ा गैप है। नेक्स्ट स्टेज के लिए जो हमें छलांग लगानी है वो बहुत बड़ी है और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, रिएक्टर की पावर इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर्स बढ़ेंगे और हमें ऐसी फिजिकल कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा जो किसी ने किया नहीं है। हर स्टेप के बाद ऐसे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे जो सिमुलेशन में मेजर नहीं किए जा सकते। जो स्टेज 3 है, जहां बस थोरियम हम यूज करेंगे, वो शायद 20 से 30 साल दूर है। और याद रहे कि एक रिएक्टर से पूरी सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी। 2047 तक देश का गोल है कि न्यूक्लियर पावर से 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होए। आज ये नंबर 8 गीगावाट भी नहीं है। अब ये रिएक्टर फुल पावर के साथ 500 मेगावाट तो प्रोड्यूस कर सकता है, पर ऐसे हमें 180 रिएक्टर्स चाहिए होंगे न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। सो वी हैव साइंटिफिक एविडेंस दैट दिस कैन वर्क। नाउ द चैलेंज इज स्केलिंग दिस। इसीलिए सरकार ने कलपक्कम ने 2 और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स अप्रूव किए हैं और 2025 की नोटिफिकेशन के साथ साथ न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वाइट किए हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ वन मैन एंड मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी देश के इस मिशन के लिए। होमी भाभा जहाँ भी हो, he would be very proud कि देश के साइंटिस्ट ने क्या अचीव किया है। And remember to book a free consultation with Ditto Insurance, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको।